नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। दिल्ली का दंगल कुछ ज़्यादा ही दिलचस्प है। दिल्ली में रोज नए नए दिल्ली चुनाव में रोज नए नए किरदार सामने आ रहे हैं और अब रावण और मारीच की एंट्री हो गई है। और इस बीच खबर यह भी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिनों में 14 रैलियां करेंगे। प्रधानमंत्री भी चुनावी मैदान में कूदेंगे, वो भी ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, एएसपी, आजाद समाज पार्टी, बहुत सारे दल दिल्ली के मैदान में, दिल्ली के दंगल में हैं। लेकिन एक बात है कि लड़ाई सबकी केजरीवाल से है। क्या केजरीवाल दिल्ली के सबसे बड़े पहलवान हैं? क्या केजरीवाल दिल्ली के दंगल के किंग हैं? मंथन आज इसी के इर्द गिर्द रहेगा। लेकिन अगर रावण की एंट्री की बात करें तो लगातार ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि बयानबाजी हो रही है। और बात जब रावण की आती है तो जाहिर सी बात एक ऐसा किरदार सामने आता है जो कि नेगेटिव किरदार है, खलनायक है। दिल्ली के चुनाव में, दिल्ली के दंगल में सुर्खियां बना हुआ है। दरअसल दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के रामायण और रावण पर दिए गए बयान पर राजनीतिक माहौल गर्म है। इस बयान के बाद बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। दरअसल केजरीवाल ने झुग्गियों के लोगों को भाजपा से सावधान करते हुए कहा कि वो बहुत सतर्क रहे और उन्होंने सीता हरण की कहानी सुनाई। बकौल केजरीवाल कहानी कुछ इस प्रकार की थी कि उसमें मारीच की जगह रावण का किरदार आ गया। कहानी वैसे भी दिलचस्प होती है। तो बीजेपी के लोग अब कह रहे हैं कि जिस हिरण के चक्कर में सीता हरण हुआ, मतलब राम जी हिरण को पकड़ने के लिए पीछे पीछे गए और इस बीच रावण छलिया का वेश बनाकर आ गया और उसने सीता हरण कर लिया। तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हिरण रावण नहीं बनकर आया था बल्कि मारीच बनकर आया था। और पूरी बीजेपी लगातार इसी को लेकर जुटी हुई है कि अब केजरीवाल ने रावण को मारीच क्यों बना दिया, जबकि बात होनी चाहिए चुनाव मुद्दों की। केजरीवाल कह रहे हैं कि पूरी बीजेपी उनके घर के बाहर धरने पर बैठी है और कह रही है कि केजरीवाल ने रावण का अपमान क्यों किया। अब दिलचस्प है, एक ऐसे नेगेटिव किरदार, खलनायक रावण से शायदी बहुत कम लोग हैं इस देश में जो रावण से प्रेम करते होंगे। तो केजरीवाल निशाना साध रहे हैं बीजेपी पर कि बीजेपी रावण से प्यार करती है, इनकी राक्षसी प्रवृत्ति है, ये आ गए हैं तो राक्षसों की तरह आपको निगल जाएंगे। ये केजरीवाल झुग्गी वासियों को और दिल्ली वासियों को समझा रहे हैं कि ये राक्षसों की तरह आपको निगल जाएंगे। केजरीवाल की इस बयान ने पूरी दिल्ली की राजनीति में तहलका मचा दिया है। तो कुल मिलाकर अगर पूरे दिल्ली की चर्चा करें तो यही है, केजरीवाल की दहाड़, बाकी सब तैयार। केजरीवाल की दहाड़, कौन कितना तैयार, ये दिल्ली के दंगल की बात आज मंथन में हम कर रहे हैं। केजरीवाल किस तरह दिल्ली के लोगों को समझा रहे हैं, सुनिए। गलती से बटन गलत दब गया इस बार तो देख लेना, दिल्ली में भी 10-10 घंटे के पावर कट लगने लग जाएंगे। गलत तो नहीं कह रहा जी? गलत बटन मत दबा देना, कमल का बटन मत दबा देना। गलती से भी बटन दब गया कमल का, बड़ी मुश्किल से दिल्ली ठीक करी है भाई साहब, बिजली ठीक करी है। बिजली का कबाड़ा हो जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में 8-8 घंटे बिजली जाती है, ऐसे ही दिल्ली में भी जानी शुरू हो जाएगी। गलत तो नहीं कह रहा जी? याद करो 10 साल पहले हमारी सरकार बनी थी, मैं चुनाव में
मेरे को पता है, इसी सड़क के ऊपर मैं आया था चुनाव प्रचार करने, इसी सड़क के ऊपर 2013 में। लोग अपने बिजली के बिल दिखाया करते थे, किसी का 10,000 का, किसी का 8,000 का, किसी का 12,000 का। आज दिल्ली में अधिकतर लोगों की फ्री बिजली मिलती है, जीरो बिजली के बिल आते हैं। जिसका एक बार भी जीरो बिजली का बिल आया, जरा हाथ खड़े कर देना। अब घात प्रतिघात मनोज तिवारी, दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष, सांसद और आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल। कल मेरे से मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरन था वो रावण सोने का हिरन बन के आया था, और सीता मैया उस सोने के हिरन के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो मेरी वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को और गरीब तबके को खासकर चेताना चाहता हूं कि अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निगल जाएंगे आप लोगों को। कल अरविंद केजरीवाल का बयान सुनने के बाद मुझे जरा भी हैरानी नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव में चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। कल अरविंद केजरीवाल का पोल पट्टी मां शारदा ने साक्षात आकर के खोल दिया है। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इस 5 फरवरी के चुनाव के पहले जो बातें कल कही हैं अरविंद केजरीवाल ने, उसने बता दिया कि इस व्यक्ति का सत्य सनातन से, हिंदू धर्म से, राम की कहानियों से कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं है। आप बताइए, दुनिया को पता है, आप किसी गांव में जाकर के एक बूढ़ी माता जी से पूछ देंगी कि वो सोने का मृग बन के कौन आया, तो लोग कहेंगे मारीच बन के आया। ये विधर्मी अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि रावण मृग बन के आया। ये कौन यूनिवर्सिटी से पढ़े थे अरविंद केजरीवाल? दूसरा, माता सीता ने लक्ष्मण को राम की सुरक्षा के लिए भेजा, राम की चिंता करने के लिए भेजा। ये कह रहे हैं कि हिरन लाने को भेजा। अरविंद केजरीवाल के द्वारा कल राम की कहानियों को जो तोड़ मरोड़ करके देने की कोशिश है, वो कोई गलती से नहीं हुआ है। एक्चुअली वो सनातन की कहानियों को तोड़ना मरोड़ना ही चाहते हैं। कल मां सरस्वती ने उनका असली परिचय दिल्ली को और देश को दिखा दिया है। तो अब जो ऐतिहासिक सनातन जो उदाहरण हैं, जो प्रकरण हैं, बिजली, पानी, सड़क, खड़ंजा, जनता की उम्मीदें, पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, कमाई, दवाई, महंगाई, इससे इतर दिल्ली का चुनाव रावण और मारीच पर है। जो रामचरितमानस की कहानियां या जो रामचरितमानस के जो प्रकरण हैं, जो उदाहरण हैं, जो कांड हैं, उन पर है। बहस इस पर हो रही है कि लक्ष्मण को मां सीता ने सुरक्षा के लिए भेजा था या राम हिरण लाने गए थे, या लक्ष्मण राम के साथ हिरण लाने के लिए गए थे। इस तरीके के प्रकरण दिल्ली के चुनाव में पिछले 2-3 दिनों से खूब चर्चा में है। दिल्ली के लोग क्या कहते हैं, आम आदमी क्या कहता है वहां का, आम आदमी पार्टी वाले नहीं, जनता वहां की क्या कहती, सुनाइए। आप अपना परिचय देना चाहेंगे? मेरा नाम असलम है। असलम जी, बताइए, दिल्ली में 2025 विधानसभा चुनाव चल रहा है, क्या माहौल है? माहौल पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है और दिल्ली की जनता खुश है अरविंद केजरीवाल से। ऐसे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्या काम किया है कि जिससे ज्यादातर दिल्ली की जनता खुश है? अरविंद जी ने ये पूछो क्या नहीं करा है, क्या क्या कराया, आप ही बता दीजिए। अरविंद जी ने पहली बार जब जीत के आए थे ये लोग, तो बिजली के जो बिल थे वो बिल माफ़ करे, उसके बाद पानी माफ़ करा, अस्पतालों के अंदर इलाज मुफ्त करा,
और जो सुविधाएं जनता को मिली है, जनता बहुत खुश है यहाँ की। और जो हमारे अब प्रत्याशी बीर सिंह निखान जी, आम आदमी पार्टी से इनको टिकट दिया गया है, इन्होंने भी जनता की बहुत पहले सेवा करते चले आए हैं और आज भी सेवा कर रहे हैं। ये हमारे अच्छे व्यक्ति है और हमारी सीमापुरी विधानसभा से बहुत अच्छे माध्यम से ये जीतने जा रहे हैं। ये सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की। अरविंद केजरीवाल जी, आज दिल्ली की सारी महिलाएं ये कहती है भाई हो तो केजरीवाल जैसा हो। दिल्ली की जनता एक भी नाराज नहीं है। इस बार हम फुल बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। आप अपना परिचय देंगे मैम? जी, मेरा नाम अंशु तिवारी। अंशु तिवारी जी, बताइए 2025 विधानसभा चुनाव का बहुत जोर शोर से माहौल चल रहा है। आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीतने वाली है? हमारे यहाँ से तो आम आदमी जीत रही है। आपकी कौन सी विधानसभा है? सीमापुरी विधानसभा। सीमापुरी विधानसभा से आपके प्रत्याशी आपके कौन है? वीर सिंह चौहान जी। तो आपको क्या लगता है? जी, वीर सिंह जी जीत रहे हैं। हमारे यहाँ से तो पूरी वोट बहुमत से जीत रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कुछ काम बताएंगे, जैसा क्या काम किया है कि आम आदमी पार्टी ही जीतेगी? देखो, जो महिलाओं के लिए करा है वो हम बता रहे हैं, क्योंकि हम महिला है तो महिला के बारे में हमें ज़्यादा पता है। देखो, सबसे बड़ी बात है जो महिलाओं के लिए उन्होंने बस्ती करी है। महिला बेचारी जॉब जो करती हैं, छोटी मोटी भी अगर आसपास में जाती हैं तो रोज़ के उनके कम से कम 50 रुपये लगते हैं। तो वो डेली के उनके अगर 50 रुपये बचते हैं तो 3 दिन के 1500 रुपये बच रहे हैं उनके लिए। तो ये सबसे अच्छी बात है महिलाओं के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे स्कूल की शिक्षा बहुत अच्छी कर रखी है उन्होंने। स्कूल में हमारे बच्चों के लिए पहले ऐसी पढ़ाई नहीं थी, ऐसी सुविधा नहीं थी। अब हमारे बच्चों के लिए, पहले हमारे बच्चे टाटपट्टी वगैरह पे बैठ रहे थे, अब हमारे बच्चे बेंच तो छोड़ो, CCTV कैमरे की निगरानी में रहते हैं। कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, कौन सा टीचर नहीं पढ़ा रहा है। हमारे टीचर के जो है अब चेयर नहीं मिल रही बैठने के लिए, क्योंकि बच्चों के हर पीरियड लग रहे हैं सारे। बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी हुई। अगर बच्चे स्कूल नहीं आ रहे तो घर पे कॉल आ रही है हमारे कि बच्चा क्यों नहीं आया। तो इस बार शिक्षा के मामले में बहुत अच्छा कर दिया उन्होंने। जी, मेरा नाम हाजी अरकम है और मैं एक आम आदमी हूँ। हेलो जी, बताइए क्या आपके क्षेत्र में चुनाव का 2025 चुनाव विधानसभा चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? किसकी सरकार बनने वाली है? देखिए, हमारा क्षेत्र शोषित वंचित क्षेत्र है। ये SC रिजर्व सीट है यहाँ पर और यहाँ सब रिजर्व कैटेगरी के लोग रहते हैं, शोषित जो गरीब लोगों का एरिया है। या तो केजरीवाल जी दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतने जा रहे हैं। इससे पहले भी 2 इलेक्शन हमने दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोटों से जीते नई सीमापुरी विधानसभा से। इस बार भी हम कम से कम 80,000 वोटों जीतने जा रहे हैं। ऐसा केजरीवाल जी ने क्या ऐसा काम किया है जो काम आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ जीतने जा रहे हैं? देखिए, केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं वो तो सराहनीय काम है उनका। ऐसी महंगाई के दौर में बिजली फ्री, पानी फ्री, बस का किराया फ्री, विकलांगों के लिए 5,000 पेंशन, शोषित वंचितों जो बुजुर्ग हैं, माँ बाप वृद्धा हैं, उनके लिए 2,500 रुपये पेंशन, और जो विधवा हैं उनके लिए 2,500 पेंशन। और बताइए और क्या चाहिए? आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम फखर आजम है और मैं एक सोशल वर्कर, एक आम नागरिक हूँ सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र का। जी, तो बताएं क्या माहौल चल रहा है क्षेत्र में? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है पहले भी, क्योंकि ये केजरीवाल जी की कर्म भूमि रही है। यहाँ हम 2013 में भी जीते, 15 में भी जीते और 20 में उससे ज़्यादा मार्जिन से जीते, और सन 2025 में भी हम भारी मतों से विजय होने वाले हैं। क्योंकि वीर सिंह निखान जी को यहाँ पे पहचान के मोहताज नहीं है। बच्चा बच्चा हर गली में लोग वीर सिंह निखान जी को जानते हैं, सब लोग इनसे परिचित हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे काम कराए हैं अपनी विधानसभा में। इन्होंने राजीव गांधी हॉस्पिटल जो इन्हीं की देन है। मैम, आपका परिचय देना चाहेंगे? मैं रचना सचदेवा हूँ, आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट एंड द एक्टिव मेंबर ऑफ आम आदमी पार्टी। तो क्या माहौल चल रहा है? अब आपके कौन सी विधानसभा क्षेत्र है आपकी? मेरा सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र है और मेरे बड़े भाई ही हैं वीर सिंह निखान जी, जो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और पहले 15 साल वो MLA रह चुके हैं और जन जन के दिल में समाये हुए हैं। किसी के दुख सुख में, जब वो MLA थे तब तो जाते ही थे, जब MLA नहीं भी थे तो हर किसी के दुख सुख में साथ खड़े होते हैं और वो हर किसी के दिल में समाये हैं। तो कुल मिलाकर अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं दिल्ली को लेकर। दिल्ली का दंगल जो बिल्कुल अपने आप में बेहतरीन तरीके से लड़ा जा रहा है। केजरीवाल, सारे दल, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सारे दल ये कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई केजरीवाल से है, और केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई भाजपा से है। कांग्रेस को वो थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वजह साफ साफ है, शोषित, वंचित, दलित और मुस्लिम, इस वर्ग के लोगों का वोट काबू में रहे,
इसलिए ऐसी चुनावी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, बल्कि मेहमानों का पैनल ही आ गया है पूरा। डॉक्टर हिमांशु मिश्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। फ़खरे आजम, आम आदमी पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत धन्यवाद फ़खरे आजम, बहुत आभार आपका। मनीष शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत धन्यवाद मनीष शर्मा जी। और विजय कौशिक, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। विजय कौशिक, आपका ही धन्यवाद, बहुत आभार। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर हिमांशु मिश्रा से ही करेंगे। डॉक्टर हिमांशु मिश्रा, बहुत तरीके की आप भी चुनाव में जा रहे होंगे, लगातार कैंपेन कर रहे होंगे, चूँकि बहुत व्यस्त समय है आजकल और बिल्कुल करीब ही चुनाव है। लगातार जो आप लोग इस बात को कह रहे हैं कि केजरीवाल ने जो मॉडल राजनीति का, बल्कि केजरीवाल के लोग भी इस बात को कहते हैं, केजरीवाल ने राजनीति के मॉडल को ही बदल दिया। जन सरोकारी राजनीति, सीधे सीधे बेनिफिशरी जो जनता है उसको उन्होंने बनाया है। और अभी भी लोग कह भी रहे थे बिजली, पानी, बस, और महिलाएं बहुत खुश हैं कि 50 रुपये उनके बच रहे हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं। आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? आपका मुद्दा रावण मारीच है या आपका मुद्दा कुछ जन सरोकारी है, जनता के लिए कोई प्लान है? डॉक्टर हिमांशु मिश्रा जी, माफी चाहूंगा। पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु शुक्ला है, और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा सिर्फ और सिर्फ मुद्दा जो है वो रावण और मारीच नहीं है। पहली बात ये समझिएगा, हम उस रावण और मारीच जैसे मुद्दे पे नहीं लड़ा रहे हैं। हमारी जो सोच है कि ये हिंदू विरोधी विचारधारा के खिलाफ है। आप समझिए, मैं पीछे से लेके जाऊंगा, इतने सारे इंस्टेंस रहे हैं कि केजरीवाल ने हिंदुओं का जो है हमेशा शर्मसार किया है, हमेशा उनके विचारों पे आघात पहुंचाया है। अब देखिए, कुछ समय पहले की बात है, उन्होंने बोला था मंदिर नहीं बनना चाहिए, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, ठीक। उसके बाद जिस पार्टी की सीएम जो है कम्युनिस्ट हो, कम्युनिस्ट विचारधारा की हो, जो हिंदुओं की जमीन जो है वक्फ बोर्ड को दे दे, पिछले डॉक्टर हिमांशु मिश्रा को हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको फ़ोन से जोड़ा जाए। मुझे लगता है चुनाव प्रचार में वो ज़्यादा बिजी हैं, तो उनको फ़ोन पे जोड़ा जाए। फ़खरे आजम आम आदमी पार्टी के नेता हैं। फ़खरे आजम, मैं आप ही के साथ आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं आपके लिए, आम आदमी पार्टी के प्लस में बहुत सारी बातें हो सकती हैं। महिलाएं कह रही हैं कि भाई उनको बस में फ्री यात्रा मिली है, इस वजह से वो प्रसन्न हैं। ठीक बात है, अगर किसी का कोई कामकाजी महिला है और वो 200 रुपये कमाती है, 50 रुपये आपने उसके किराए में बचा दिए, तो जाहिर सी बात है वो प्रभावित होगी, प्रसन्न होगी। इसी तरीके से बिजली, पानी, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जो बातें आप लोग करते थे, क्या आप दिल में हाथ रखकर पूछिएगा अपने दिल से कि क्या वो काम आप कर पाए? क्या लोकपाल आप लागू कर पाए? जन लोकपाल की, जिसको लेकर पूरा देश में आंदोलन हुआ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, केजरीवाल ने एक मूवमेंट शुरू किया, तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर क्या आप वहाँ तक पहुँच पाए? और अब तो आप 15 साल कुल मिला के आपकी सरकार हो चुकी है, 10 साल तो आपने सीधे सीधे चला दी, बाकी तो 2013 से लेकर अब आपको सत्ता संभाले हुए हो गया काफ़ी समय, 10 साल की तो सरकार लगभग आपकी हुई गई। तो क्यों आपको वोट दे कोई अगले टर्म के लिए, 15वें साल के लिए? नमस्कार, मुझे बोलने के लिए आपने मौका दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अपनी काम की राजनीति पे सरकार चलाते हैं, पहले भी काम किया है और अब भी काम करेंगे। इस इलेक्शन के लिए 2025 के लिए केजरीवाल जी ने 10 गारंटी दी हैं। सबसे पहले बिजली, 24 घंटे बिजली और 200 यूनिट बिजली हाफ, और 200 यूनिट माफ और 400 यूनिट हाफ। वहीं पानी के बिल के लिए अगर किसी के गलत बिल आए, केजरीवाल जी ने कहा है कि हम उनके इलेक्शन के बाद, सीएम बनने के बाद, उनके गलत बिलों का निपटारा करेंगे। वैसे ही महिलाओं की सम्मान योजना
जो 2100 रुपए जो हमारी महिलाएं हैं उनके लिए केजरीवाल जी ने रखा है। वैसे ही अपने बुजुर्गों के लिए जो स्कीम लेके आए हैं संजीवनी योजना, उसके तहत जो हमारे बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर, उनका सरकारी या प्राइवेट में कितने का भी 1 लाख से 1 करोड़ तक का भी इलाज होगा तो सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका मुफ्त होगा। वहीं हर घर 24 घंटे पानी, अभी केजरीवाल जी ने खुद नलके से पानी पी के दिखाया है राजेंद्र नगर में, तो उन्होंने ये वादा करा है कि हर घर 24 घंटे पानी दिए। और वैसे ही एक पुजारी ग्रंथी योजना लेके आए हैं जिसमें हमारे पुजारी जी और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए महीना दिल्ली सरकार देगी। वहीं किराएदारों की ये शिकायत थी कि हमारे लिए तो कोई स्कीम है नहीं, तो किराएदारों के लिए भी ये स्कीम लेके आने हैं कि किराएदारों का भी मीटर अलग से लगेगा और उन्हें भी बिजली बिल माफ का फायदा मिलेगा। वैसे ही कि पिछले कोरोना काल में 2 साल निकल गए और वो निकल गए, तो उसमें इतना कुछ काम करने को नहीं मिल पाया, फिर भी अब जो वादा करा है कि यमुना को हम साफ करेंगे, उन्होंने सीधा कहा, ये मैंने पीछे 2020 में भी वादा करा था, नहीं कर पाए, लेकिन ये भी एक्सेप्ट करे, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही दिल्ली की नागरिकों के लिए सुरक्षा, जो दिल्ली के अंदर क्राइम बढ़ता जा रहा है, हमारी केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं उनके अंडर में सारी दिल्ली पुलिस है। देखो आए दिन मर्डर हो रहे हैं, छीना झपटी हो रही है, इसके लिए उन्होंने कुछ लेके आए हैं। वहीं ये विश्व स्तरीय सरकार सड़कों का निर्माण करने की योजना भी बनाई है। तो ये हमारी 10 गारंटी है, इसे हम जनता के सामने लेके आए हैं। हम तो काम की राजनीति करते हैं, पहले भी काम की राजनीति की है और अब भी काम के ही ऊपर अपने वोट मांग रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हिमांशु शुक्ला हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता। हिमांशु शुक्ला, फखरे आजम कह रहे हैं कि भाई हम तो काम पे वोट मांगते हैं और आप रावण और मारीच पे वोट मांगते हैं। नहीं, मेरी बात जो है पूरी हो नहीं पाई थी। रावण और मारीच तो मैं इनकी विचारधारा की बात कर रहा था। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आप दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए कृपया। जी जी जी, मैं कह रहा था कि रावण मारीच मैंने बातचीत रखी थी। काम तो सबसे ज्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो कि सरकार में ना होते हुए भी 3-4 स्कीमों के तहत मैं बता रहा हूं आपके नाम, 3 वे डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिससे 1674 घर जो है उन्होंने गरीबों को दिए हैं। पीएम आवास योजना के तहत 30,000 घर जो है गरीबों को दिए हैं। झुग्गी की जगह घर दिया है, जिससे लोग जो तरसते रहे घर के लिए, हम आज भी नहीं भूले हैं। जब बारिश होती है तो शहादरा और विकासपुरी ऐसे जगह में ऐसा पानी भर जाता है, डेंगू जैसी महामारी हो जाती है, लोग तड़पते हैं, उनको बिस्तर नहीं मिलता है। ये अपने मॉडल की बात करते हैं, इनके मॉडल में डेंगू के टाइम पे लोगों को जो है बिस्तर नसीब नहीं हुए हैं, ऐसे मॉडल की बात करते हैं। तो हमने उनको उसकी जगह सरकार में ना होते हुए भी उनके लिए घर, उनको पक्का घर दिया है, वहां पे जो है सैनिटेशन का काम किया है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो उनको तंदुरुस्ती रहे, वो बीमार ना पड़े। दूसरी बात, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है वो किसने किया है? मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साहब से पूछना चाहूंगा, 5 फ्लाईओवर के नाम अभी बता दे जो इन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में बनाए हैं। नहीं बता पाएंगे क्योंकि इन्होंने बनाए ही नहीं है। हमने यहाँ पे सरकार में बैठे हुए भी, नहीं बैठे हुए भी, दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे, मुंबई पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, हर चीज ऐसी की है जो दिल्ली की जनता को जो है फायदा पहुंचाएगी। इसके अलावा भी हमने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। कैसे? यशोभूमि, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर। आम आदमी पार्टी के पास कोई बातचीत नहीं है और इनका मॉडल मैं बताता हूं। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे अपने ही पार्टी के जो है जो पार्षद और कार्यकर्ताओं के घर पे 25,000 सरकारी रुपया अपने ही पार्टी के लोगों को इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में किराए पे उठा दिया है और 25,000 रुपए वो लोग कमा रहे हैं। और पैसा किस में जा रहा है? पार्टी फंड में। खालिस्तानियों से पैसा ले ये सरकार के नाम पे। और आज भी नहीं भूले, जब कोरोना के समय लोग जो सांस लेने में दिक्कत होती थी, जब दिल्ली की हवा, दिल्ली में लोग को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तब केजरीवाल जो है वहां पे शराब की डीलिंग कर रहे हैं बैठ के। ये इनके मॉडल हैं। ठीक है, क्या ठीक इसका है, जवाब ठीक दे है, पाएंगे फखरे आजम जी? ठीक है हिमांशु। फखरे आजम बोलिए, जवाब दीजिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ
कि केजरीवाल 5 नहीं 68 फ्लाईओवर बना के दिए हैं इन 10 साल नाम की बताइए, सरकार। नाम बताइए। सर, मैं सीमापुरी विधानसभा में रहता हूँ। ये अपने आनंद विहार के लिए जो अभी बना है वो केजरीवाल चलिए, साहब ने लिखकर भेज बनवाया है। दीजिएगा हिमांशु शुक्ला को। आप फ्लाईओवर का नाम बताइए, फ्लाईओवर का सर, नाम बहुत सारे बताइए और हैं, बता आप- दिए कौन सी सरकार ने बनाया है। ये अब अरसद बताएंगे तो बहुत समय चला जाएगा हमारा। रहम करो हिमांशु। फ्लाईओवर्स बनाए हैं, जनता को सब पता है कि कितने काम हुए कितने काम नहीं हुए। बहुत सारे काम हुए हैं, इन्हें अच्छे रोड भी बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का सारे काम हुए। स्कूलों शराबे आपके कार्यकाल में बस शराबे बटी सर, है। स्कूल में- फकरे आजम जी, सबसे अच्छा काम यही हुआ है बस, और इसके अलावा और कुछ नहीं किया गया है। सर 2200 क्लासरूम हमने बना के दिए हैं, मोहल्ला क्लिनिक हमने बनवाए हैं, फ्लाईओवर हमने बनवाए हैं। मैंने आपको मॉडल बता दिया, आपने निर्माण हम लोगों ने किया 64,000 है। मोहल्ला क्लिनिक है हम लोग जिसमें तो से काम की सिर्फ राजनीति करते हैं। 2,468 काम कर रहे हैं। ठीक है, फकरे आजम और हिमांशु और फकरे आजम दोनों को रोक रहा हूं। कांग्रेस को इस चर्चा में शामिल करते हैं। विजय कौशिक के पास चलते हैं। विजय कौशिक, ये केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरी लड़ाई बीजेपी से है, आपकी लड़ाई भी केजरीवाल से है, तो केजरीवाल बनाम अन्य है, आपके लिए कहां जगह बन रही है? ऐसा क्या आपने किया है जब से आपकी सरकार गई शीला दीक्षित की? तो आपने ऐसा क्या किया जो दिल्ली की जनता आपको इस बार सरकार में बैठाए या कोई सम्मानजनक नंबर आपको दे? ये कौन से आपके पास ऐसे सुरखाब के पर आपके ऊपर लगे हैं, आपकी पार्टी में लगे हैं, जो आपको वो मौका दिया जाए? मुझे ना तो आपको बताने की जरूरत है कि हमें क्या सुरखाब के पर लगे हैं, क्या नहीं लगे। नहीं, हमें तो बताना पड़ेगा विजय कौशिक, हमें बताना पड़ेगा। हमें पूछने के लिए इंटाइटल्ड किया इस लोकतंत्र ने, आपको बताने के लिए इंटाइटल्ड किया है। विजय हिमांशु और फकरे आजम को भी इंटाइटल्ड हैं इस बात को बताने के लिए। अपनी पार्टी का पक्ष रखिए। ये अगर केजरीवाल अपनी आंखें फोड़ लेगा और कहेगा कि दुनिया खत्म हो चुकी है, तो क्या दुनिया को खत्म हुआ मान लिया जाएगा? तो क्या आप उनके सवाल के आधार पर या जवाब के आधार पर ये कहेंगे कि कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है? पहली बात तो ये आपके सवाल का जवाब समझ लीजिए आप। दूसरी नहीं, बात, मैं कहूंगा 2 बार से आप 0-0 पर हैं, इसलिए कोई भी सवाल आएगा इस तरीके कि आप 0-0 पर हैं। आपके पास एक भी विधायक नहीं था आपका। मेरी बात सुनिए, हमारे पार्टी नेतृत्व ने एक कमी की थी कि केजरीवाल जैसे मारीच को जन्म दे दिया, जैसे भस्मासुर को भगवान शिव ने जन्म दे दिया था ना, उसे आशीर्वाद देकर, इसी तरीके से हमने इनकी सरकार को समर्थन देकर केजरीवाल को दिल्ली की छाती पर पैदा किया, जो कि भस्मासुर बनकर दिल्ली की जनता के हितों को निगलने का काम करते रहे और उसका विनाश अब जिस तरह भगवान शिव ने भस्मासुर का विनाश किया, इसी तरह कांग्रेस पार्टी ही आम आदमी पार्टी का विनाश करेगी। आप लिख कर ले लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, मारीच और केजरीवाल में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मारीच ने अपने ठगी कौशल से भगवान श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण जी को बेवकूफ बनाया। इसी तरीके से केजरीवाल जी अपनी लच्छेदार बातों से, अपने जुमलों से दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर वो मारीच के भी गुरु साबित हो रहे हैं इस मामले में कि भाई वो ज्यादा बेहतर तरीके से ठगी करने की योजना बनाए हुए हैं। ये वही केजरीवाल जी हैं जिनका जन्म अन्ना आंदोलन से हुआ, जिन्होंने अन्ना हजारे को भी नहीं बख्शा। अगर आप अन्ना जी से इनकी असलियत पूछेंगे तो वो पूरी असलियत इनकी उजागर कर देंगे आपके सामने। बीच बीच में उन्होंने अपना दर्द भी छलकाया अन्ना जी है भी कटघरे में खड़े हैं। अन्ना जी भी तो कटघरे में खड़े हैं। अन्ना जी कौन से, अब जो बात कह के वो आए थे वो कहाँ है? अब सामने आ गया ना कि उनके आंदोलन के पीछे आरएसएस था, तो अन्ना जी कौन सा दूध के धुले हुए हैं? आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस है, तो मैं भी तो यही कह रहा हूं कि केजरीवाल आरएसएस जैसे दलों की पैदाइश थी जिसको कांग्रेस ने आशीर्वाद दे दिया उनकी सरकार को समर्थन देकर, और एक भस्मासुर को हमने पैदा किया। हम मानते हैं आप लोगों को तो महारत हासिल है, पूरे देश में पैदा करते रहते हैं बीच बीच में। भस्मासुर को नष्ट करने का काम भी हम करेंगे। देखिए, शराब जनता को क्या दोगे? ठीक है, जुबानी जमा खर्च बीजेपी ने कहा कि मारीच नहीं रावण गया था, आप भी उनको मारीच कह रहे हो। जनता क्यों वोट दे आपको कौशिक साहब? जनता क्यों वोट दे आप? देखिए, हमने दिल्ली के अंदर जो काम करके दिखाए उसके चलते लगातार शीला दीक्षित जी को 3 बार सीएम बनाने का काम दिल्ली की जनता ने किया, पहली बात। दूसरी बात कि केजरीवाल जी जो एक फाइल लगाकर घूमा करते थे और ये कहते थे शीला दीक्षित जी भ्रष्ट हैं, और कांग्रेस के तमाम नेताओं पर, हमारे साथियों पर आरोप लगाते थे, एक भी आरोप
उन्होंने कहीं जनता के बीच में सबूतों के साथ रखा हो, या वो कोर्ट गए हो, या उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया हो। यानी कि केवल और केवल झूठ की राजनीति केजरीवाल ने की है। उन्होंने दिल्ली की सरकारी जमीनें प्राइवेट बिल्डरों के हवाले कर कर बहुत मोटी रिश्वत खाई है, और भाजपा भी कहीं ना कहीं उनके इन कुकर्मों में साझीदार है। क्योंकि जब शराब घोटाले को शुरू होने से पहले हम सड़कों पर बैठे थे कि शराब नीति जो बदली है गलत है और हम इसका विरोध करते हैं, तो बीजेपी अगर चाहती तो इनके इस घोटाले पर शुरू में ही अंकुश लगा सकती थी, लेकिन नहीं लगाया। यमुना नदी को साफ करने के नाम पर मैं कहता हूं आज केजरीवाल जी एक हफ्ते यमुना नदी का जल पीकर दिखाएं। इनकी सारी नौटंकी अगर एम्स में जाकर ना खत्म हो जाए तो मैं राजनीति छोड़ नहीं, दूं। उन्होंने कह दिया ना कि अब यमुना साफ नहीं कर पाए, हम माफी मांग ली। उन्होंने कहा हम इस बार साफ करेंगे, वो तो कह दिया उन्होंने कि हम साफ नहीं कर पाए। मेरी बात सुनिए, आम आदमी पार्टी के एजेंट और आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जेल जाकर आने के बाद भी जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो हास्यास्पद है। 10 साल से अगर दिल्ली में जुल्म हो रहे थे, दिल्ली में कुछ काम नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, तो उसको अगर केजरीवाल की विफलता ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। लेकिन उनके जो वर्कर हैं वो ये कह रहे हैं पहले दिल्ली के अंदर कुछ भी नहीं था, आज सब कुछ हो गया। तो भाई वो उसका जिक्र करें ना कि क्या किया है। भाई शराब घोटाले का जिक्र करें, केजरीवाल जी को क्यों करना पड़ा। खालिस्तानियों से मिलकर पंजाब में उनके समर्थन से सरकार क्यों बनानी पड़ी, क्यों चंदा लिया खालिस्तानियों से। केजरीवाल तो सही मायने में देशद्रोही है, और जिस पार्टी को खड़ा करने में उनके जो सहयोगी ने साथ दिया उन्होंने उनकी भी पीठ में छुरा घोंपा। अरे भाई देशद्रोही होते कौशिक साहब तो उनकी गिरफ्तारी होती ना। भाई अगर कोई व्यक्ति देशद्रोही है तो उसके लिए सरकार है, केंद्र सरकार है, गृह मंत्रालय कार्रवाई करे। आप बीजेपी भी कह रही भाई देशद्रोही, आप भी कह रहे हो देशद्रोही। देशद्रोही कैसे कोई हो सकता है जब तक कि कोई ऑथेंटिक सबूत ना हो। एक ब्रेक ले रहा हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली का दंगल बहुत दिलचस्प है और केजरीवाल लगातार चुनौती दे रहे हैं। रावण और मारीच का मुद्दा भी चर्चा में है, लेकिन मूल मुद्दे जो आम आदमी को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं, क्या ये चुनाव उन मुद्दों पर हो रहा है? ब्रेक के दरमियान वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए, मनीष शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं। तीनों पार्टियों के प्रतिनिधि के तौर पर हिमांशु शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फखरे आजम आम आदमी पार्टी, विजय कौशिक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता हमारे साथ जुड़े हुए। विजय कौशिक बहुत आक्रामक तरीके से ब्रेक से पहले आम आदमी पार्टी पर हमला कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मारीच के भी गुरु हैं। खैर इसी तरीके की मारीच और रावण की चर्चा में कांग्रेस भी लगता है कूद गई है, लेकिन मूल सवाल ये है कि जनता के मुद्दों पर क्या चुनाव हो रहा है क्या? हिमांशु कुछ कहना चाह रहे थे, इसका जवाब मुझे लगता देना चाह रहे थे। हिमांशु बोलिए, फिर मैं फखरे आजम को लूंगा। जी मैं विजय कौशिक जी से सवाल पूछना चाहूंगा। उन्होंने 2 बातें बोली हैं। पहले उन्होंने बोला कि आप आरएसएस की एजेंट है। ठीक है, अगर वो आरएसएस की एजेंट है तो आपने उनके साथ हाथ क्यों मिलाया जब आपको पता था कि वो आरएसएस की एजेंट है? आम आदमी पार्टी तो आपके खिलाफ ही बनी थी कि आप इतना भ्रष्टाचार कर चुके थे 2013 में। आपने जब कॉमनवेल्थ घोटाला किया, आपने जब कोल घोटाला किया, आपने जब 2G घोटाला किया, तो आम आदमी पार्टी आई ही इसलिए थी कि आपको खत्म करना है। अब आप उसमें खत्म करने आए, आप उसके साथ हाथ मिला रहे हैं और आप कह रहे हो वो आरएसएस की एजेंट है। अगर वो आरएसएस की एजेंट है तो उसके साथ हाथ क्यों मिला रहे हैं? ठीक है हिमांशु, बड़ा दिलचस्प सवाल है। आपके नेता के पास भी मैं जाता हूं। फखरे आजम एक रिएक्शन, मैं आ रहा हूं। विजय कौशिक मैं आ रहा हूं। विजय कौशिक दोनों का जवाब साथ दीजिएगा, फिर बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। फखरे आजम, अब अभी बहुत सारे आरोप कांग्रेस पार्टी के नेता ने लगाया कि भाई आपने जनता को गुमराह किया और छल किया, और उन्होंने एक तुलना की एक रामायण के एक कैरेक्टर से आपके नेता की। मैं ये कहना चाहता हूं, जो केजरीवाल जी एक कट्टर ईमानदार आदमी है और उन्होंने ये साबित कर दिया, क्योंकि इन्होंने झूठे आरोपों में फंसाया, फिर भी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। हम लोग काम की बात करते हैं और काम की ही बात लेके जनता के सामने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि दिल्ली की जनता
फिर से चौथी बार माननीय अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि जो हमने पीछे वादे किए, 15 में वादे किए, जो 2020 में वादे किए, हमने उनको लागू किया। और हम जो 2025 में भी जो वादे कर रहे हैं, जो 10 गारंटी लेके आए हैं केजरीवाल साहब, उसको भी हम पूरा करेंगे। तो हम तो काम की राजनीति करने आए और काम की राजनीति करेंगे। हमें कोई फालतू की राजनीति नहीं करना है, कोई झगड़े वाली पार्टी हो, कोई वैसी कम्युनलिज्म वाली पार्टी हो, इस तरीके का हमें तो काम की राजनीति करना है, काम के लिए आए थे। ठीक है, तो आपने वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपए क्यों दिए? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हिमांशु जरा थोड़ा काम हमें भी कर लेने दो अपना काम। ठीक है, अब विजय कौशिक मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि केजरीवाल पक्के ईमानदार नहीं है। 10 लाख रुपए उन्होंने बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट में जमा किए हैं और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। ठीक है, इस पर कभी चर्चा कर लेंगे, इस पर चर्चा कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बातें, चूंकि जब बेल हुई थी तो काफी दिन पहले हुई थी बेल उनकी, और बहुत सारी बातें आ भी चुकी हैं। अब चर्चा चूंकि आज मुद्दों पर हो रही है, विजय कौशिक जरा जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर बाकी दोनों मेरे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। अभी आपने खुद कहा था कि अन्ना आंदोलन के पीछे आरएसएस थी, इस बात का खुलासा अब हुआ है। हाँ, अभी बहुत सारे आरएसएस के नेताओं ने कहा इस बात को। सुनिए ना। हाँ। और केजरीवाल भी उसी अन्ना आंदोलन से उन्होंने अपनी दुकान चमकाई, जो चंदा अन्ना आंदोलन में इकट्ठा हुआ उसको हजम करके एक पार्टी खड़ी कर ली। और कांग्रेस पार्टी नेतृत्व ने एक गलत डिसीजन लिया कि इस पार्टी को समर्थन देकर दिल्ली में इनकी सरकार बनवा दी, क्योंकि तब तक हमें ये पता नहीं था कि ये लोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं और भाजपा की रणनीति के तहत चल रहे हैं। बहरहाल हमने आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया था। नीतीश कुमार जी एक ऑफर लेकर आए थे और कहा था उन्होंने कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में लड़ना चाहती है भाजपा के खिलाफ, देश को बचाने के लिए। तो हमने कहा स्वागत है, पहली बात। दूसरी बात यह है, मैंने कहा कि ये भस्मासुर साबित हुए हैं। जरा सी बरसात में दिल्ली डूब जाती है, लोग डूब जाते हैं, लेकिन केजरीवाल जी को इसकी परवाह नहीं है। बात बात में मोदी जी के खिलाफ धरने पर बैठने वाले केजरीवाल पिछले कई सालों से चुप हैं, जेल जाकर आने के बाद भी चुप हैं, उससे पहले भी चुप थे। क्यों? आखिर इनका ये समझौता क्या कहलाता है? ठीक है, ठीक है, ठीक है विजय कौशिक, ओके, मैं आऊंगा। मनीष शर्मा को चर्चा में लेते हैं। मनीष शर्मा, बहुत सारी जो एक जन सरोकारी एक तरीके से जब केजरीवाल सत्ता में आए तो ये कहा गया कि एक नई राजनीति को, एक नई किस्म की राजनीति केजरीवाल ने उसको इंट्रोड्यूस किया, और सारे दल, जिसको आज कोई रेवड़ी कह रहा, कोई फ्री बीच कह रहा, कोई कुछ कह रहा, लेकिन अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें हुई और केजरीवाल एक मजबूत राजनेता के रूप में स्थापित हुए भारतीय राजनीति के पटल पर। अब केजरीवाल दो बातें कह रहे हैं। रावण और मारीच वाला प्रकरण चल ही रहा है, कांग्रेस भी उसमें कूद गई कि भाई वो तो मारीच हैं, खैर मैं उसमें नहीं जाता। केजरीवाल झुग्गियों में कह रहे हैं कि भाई ये बीजेपी वाली सत्ता में है तो राक्षसों की तरह निगल जाएंगे, और वो कह रहे हैं कि अगर इनको कमल को वोट दिया आपने तो 10-10 घंटे पावर कट होगी, गलती से बटन दबाओगे बीजेपी का, कमल का, तो पावर चली जाएगी। यूपी में 8 घंटे बिजली नहीं आ रही है। तो क्या केजरीवाल जो जनता के मुद्दे, जो जनता की जरूरतें हैं, उनको ही हथियार बना रहे हैं बीजेपी के खिलाफ? मनीष शर्मा, अनम्यूट करिए मनीष, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। देखिए, दिल्ली चुनाव को लेकर के कुछ बातें जो बहुत कुछ मोटी मोटी बातें जो समझ में आ रही हैं इस बार, जो बहुत ध्यान देने लायक है। ये लंबे समय बाद दिल्ली का चुनाव लो प्रोफाइल होने जा रहा है, यानी कि कोई लहर इस बार किसी के पक्ष में हो, इस तरह की कोई बात आमतौर पे दिल्ली चुनाव में नहीं दिख रही है। जैसे 2024 के चुनाव में मोदी लहर जो था उस पर बहुत झटका लगा था, उसको संकट लगा था। तो हमको लगता है कि इस बार भी ये दिल्ली का चुनाव भी यहाँ पे जो अरविंद के पक्ष में जिस तरह का तूफान खड़ा होता था, उस तरह की इस बार बात नहीं दिख रही है, और एक लो प्रोफाइल चुनाव होने जा रहा है, और इसलिए चुनाव टफ होने जा रहा है। यानी कि ये चुनाव बहुत गैप नहीं रहने वाला, एक कह लीजिए कि टफ चुनाव होने जा रहा है। एक तो हमको लगता है कि ये समझना है जी। दूसरा देखिए, दूसरा ये है कि गारंटियों की तरफ क्यों आ रहे हैं। दिल्ली की जनता में ये बात भी जाने लगा है कि आपके पास जो कोई रोजगार विहीन विकास का मॉडल है, रोजगार केंद्रित कोई विकास का मॉडल किसी धारा के पास अभी दिखती नहीं है।
तो आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, आपकी जो पॉलिसी है वो महंगाई नहीं रोक पा रही है, लोगों का जीवन संकट में चला जा रहा है, तो आप ढेर सारा फ्रीबीज दे रहे हैं। ये जो बात दिल्ली की जनता में बहस के केंद्र में है, और इसलिए इसको लेकर के आप देखेंगे कि दिल्ली के जनता में जो बहुत ज्यादा गरीबी है, बहुत ज्यादा जो बेरोजगारी है, बहुत ज्यादा जो महंगाई है, उसके आगे ये जो फ्रीबीज है वो बहुत फीका नजर आ रहा है, वो बहुत उम्मीद नहीं जताता है, वो बहुत आपको आकर्षित नहीं करता है। वो एक कह लीजिए कि लो प्रोफाइल चुनाव बनाने में उसने भी एक बड़ा रोल अदा किया है। जी तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अभी जो ये मारीच और रावण वाला प्रकरण है, इस बार हमको लगता है कि अरविंद केजरीवाल किसी और दौर में जब उनकी चमक बरकरार थी, जब बहुत ज्यादा एक कह लीजिए एक लहर जैसा उनके पक्ष में रहा करता था, तब वो हिंदू पिच पे खेला करते थे, तो उससे उनको बहुत कोई नुकसान होने के बजाय बहुत सारा फायदा भी होता था। इस बार थोड़ा लो प्रोफाइल है और संविधान बहस में है, आरक्षण बहस में है, सामाजिक न्याय बहस में है, लोकतंत्र बहस में है। तो इस बार जो हिंदू पिच में ये जो बैटिंग कर रहे हैं, जिसपे इनसे चूक भी हो जा रही है, आमतौर पर खुद ये इस बार जो इन्होंने एक गलत बयानी कर दी, इससे एक मैसेज चला गया कि बी टीम ही हो सकते हैं आप, ए टीम नहीं हो सकते हैं। इस सवाल पे हिंदू पिच पे आप खेलते हुए आपसे इस तरह की गलतियां हो जाएंगी और आप पकड़े जाएंगे उस पूरे मामले में। तो एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदू पिच पे खेलने से सामाजिक न्याय की जो ताकतें हैं और सेकुलर जो ताकतें हैं, जो आमतौर पे हर बार केजरीवाल जी के साथ रहा करती थी, उसके खिसकने का खतरा, उससे दूरी बनने का खतरा इस बार बनता जा रहा है। तो मुझको लगता है कि इसी कुछ 3 चीजें हैं जिसपे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस बार का चुनाव टफ होता जा रहा है, दिन ब दिन टफ होता जा रहा है। चुनाव में किसी एक दायरे की कोई चमक बनी हुई हो, ये डाउन होता हुआ दिखता है। गारंटियां उतनी आकर्षित नहीं कर रही हैं, इस बात को भी हमको समझना है। ठीक बात है, ठीक बात है। महेंद्र सिंह को चर्चा में शामिल कर रहा हूँ। महेंद्र सिंह, ये खबर इस तरीके की आ रही कि भाई दिल्ली में योगी जी की बड़ी डिमांड है, 4 दिन में 14 रैलियां, मोदी जी भी कूद जाएंगे, उनकी भी रैलियों की संख्या आ गई है। अब अंदर बीजेपी की ये चल रहा है कि भाई योगी जी ज़्यादा डिमांडिंग है, और बहुत सारे लोग करेंगे भाई हरियाणा में योगी जी की बड़ी डिमांड थी, उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री ही हैं। तो क्या केजरीवाल इसीलिए यूपी की तुलना कर रहे हैं कि भाई अगर आपने भाजपा को वोट दिया तो जैसे यूपी में 8 घंटे बिजली कटती, अब पता नहीं कटती है कि नहीं कटती, लेकिन केजरीवाल के पास पुख्ता सूचना है कि वो 8 घंटे कटती है, तो यहाँ 10 घंटे काट देंगे। तो क्या कटेंगे बटेंगे, एक बार फिर दिल्ली के चुनाव में आपको एक केंद्रीय विमर्श में मतलब चर्चा में रहेगा ये? दुर्गेन जी, दिल्ली का चुनाव कई मामलों में बिल्कुल अलग होता है दूसरे प्रदेशों के मुकाबले। एक तो ये राजधानी है, और राजधानी में का एक अपना अलग चार्म है। कहीं से भी आप यूपी से, मध्य प्रदेश से कोई आता है तो दिल्ली आना चाहता है, दिल्ली की एक अलग होती है। दिल्ली में कोई आता है, दिल्ली से कोई जाता है तो कहते हैं वो दिल्ली में रहता है। दिल्ली का एक अपना अलग फ्लेवर है, यहाँ सभी प्रदेशों के लोग हैं और उसमें तमाम मिले जुले फैक्टर काम करते हैं। एक गरीब आबादी, एक मिडिल क्लास, एक रिच। तो जो रिच है वो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इन सब मुद्दों से, चुनाव और ये सब म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव और विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव। वो घर में बैठता है, टीवी देखता है, एंजॉय करता है। जो सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है वो मिडिल क्लास और गरीब आदमी को। केजरीवाल उस नब्ज को दूसरी पार्टियों के मुकाबले ज़्यादा परखते हैं। वो बिल्कुल वेशभूषा भी उस तरीके से बनाते हैं, बोलचाल भी उस तरीके से रखते हैं, कनेक्ट करने की कला है। दूसरी पार्टियों के मुकाबले वो थोड़ा सा एज लेते हुए दिखते हैं। इस बार भी वो एज लेते हुए दिखते हैं क्योंकि दूसरी पार्टियों में कोई एक लीडर नहीं है जिसके पीछे पूरी पार्टी हो। दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूँ, बीजेपी में भी कई मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं और सब अपने अपने इलाकों में अपनी अपनी पेशबंदी कर रहे हैं कि मैं अगर चुनाव जीता और ज्यादा है तो कौन बनेगा, मैं बनूंगा, मेरा ही दावेदारी। आम आदमी पार्टी में ऐसा नहीं है। सब कुछ पता है कि केजरीवाल बनेंगे कि नहीं बनेंगे अलग बात है, लेकिन ये उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव है। अब केजरीवाल कई मुद्दों को मिक्स करके हुए चलते हैं। पहला तो सबसे बड़ा हिंदू नेता कौन, तो केजरीवाल डे 1 से, जब से चुनाव की राजनीति में आए थे, वो अपने आप को हनुमान भक्त घोषित करवा चुके हैं।
पहले से ही, और हिंदुत्व की काट के लिए वो अलग अलग तरीके की चीजें लाते हैं। अब जैसे गरीब आबादी को उन्होंने कहा कि हम सब तीर्थ यात्रा कराएंगे, और कराते भी हैं, कराया। वो एक सिक्योर करने की कोशिश करते हैं कि जिनको जहां से वोट मिल सकता है, महिलाओं का वोट, गरीबों का वोट, या फिर ये जो टेम्पो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, ऑटो चालक, इन सब, हाँ, ऑटो चालक एक बहुत बड़ा तबका है जिसको डायरेक्ट बेनिफिट मिलता आया है। केजरीवाल सरकार की समय से शुरू हुआ, उनके बच्चों को सरकारी स्कूलों में ठीक व्यवस्थाओं में पढ़ने का मौका मिल रहा है। वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। एक तो उस मामले में थोड़ा एज लेते हुए देखते हैं, बीजेपी का क्लियर कट एजेंडा कभी ये रहा नहीं है, नहीं तो वो दूसरे प्रदेशों में भी इस तरीके की चीजों को लागू करते, नहीं लागू कर पाए। और ये केजरीवाल के लिए बहुत अच्छी चीज है, आगे ले जाती है कि हम लागू करके, हमने यहाँ शुरुआत की और हम आगे लागू करके ले जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा की क्रांति का जैसा दावा करते, मैं क्रांति नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं कि विमर्श में उन्होंने जरूर ला दिया है कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था ठीक की जानी चाहिए, जिससे कि ये शिक्षा माफिया खत्म हो और गरीब बच्चे भी पढ़ सके, अच्छी लेबोरेटरीज मिल सके, अच्छे स्कूल मिल सके। धर्म के मामले में वो पीछे नहीं है, वो चाहे योगी जी आ जाएं, कटेंगे बटेंगे का नारा दें, इनके पास, केजरीवाल के पास उस चीज की काट है। तो योगी जी पहले भी आते थे, मोदी जी ने खूब जबरदस्त यहाँ पर रैलियां की थी, पिछली बार की रैलियां उनकी बहुत फ्लॉप होती थी, इसलिए बहुत सारी रैलियां कैंसिल की थी। इस बार भी रैलियों की डिमांड होगी, लेकिन मोदी जी बहुत रैलियां नहीं करेंगे। योगी जी आगे जरूर आएंगे, लेकिन वो एजेंडा दिल्ली में कम से कम बहुत ज्यादा नहीं चलेगा, और अगर वो चलेगा तो वो पक्ष में केजरीवाल के जाएगा, मैं मानता हूँ। यहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है वो बीजेपी को वोट तो देगी नहीं, कांग्रेस को देगी, लेकिन मुस्लिम आबादी किसी भी ऐसी जगह पे जिताऊ पार्टी या जिताऊ कैंडिडेट जहां होता है उसको देने लगी है। ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस के लिए बिल्कुल उस तरीके से वोट करेगी जैसे कहीं दूसरे प्रदेश में करती है। तो वो एक एज केजरीवाल साहब के पास है। दूसरा, जो लोअर मिडिल क्लास है, जिसको महंगाई मार रही है, जिसको तमाम बेरोजगारी का बहुत ज्यादा वो है, जो छोटे दुकानदार हैं, जो जिनके धंधे नहीं चल रहे हैं जी, जो कि केंद्र सरकार को उसके लिए मदद करनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही है और वो बहुत परेशान है। उसको अगर एड्रेस करने में, अपनी तरफ लाने में केजरीवाल साहब कामयाब हो जाते हैं, जैसा कि बड़ी कोशिशें की, जैसे कि रेहड़ी पटरी वालों को बड़ी सहूलतें दी गई तमाम जगहों में पहले भी, और पुलिस जो करती थी, जाके उनसे हफ्ता वसूली करती थी। तो पहली बार जब आए थे तो याद हो आपको, पूरा डायरेक्ट धमकी देती कि अगर कोई इस तरीके की बात करे तो हमें बताइए, वीडियो बना लीजिए, वो सारी चीजें, वो सब कुछ, तो उसका इम्पैक्ट पड़ा था। तीसरा एक कार्ड उन्होंने जाति का खेल दिया। फिर इस बार उन्होंने कहा मैं बनिया हूं अब, और मैं जानता हूं कैसे पैसे लाना। तो जानता हूं कैसे पैसे लाना, वो तो कहना अलग बात था, उनको ये जताना था कि मैं बनिया हूं। और दुर्गेन जी, दिल्ली में बनिया कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, एक तरफ होती है, और केजरीवाल ये बात जानते हैं कि अगर बनिया हमारे साथ आ गया तो कोई नहीं हरा सकता है। प्रवेश वर्मा का एक अपना वोट बैंक है, वो कितना उनके साथ आएगा पता नहीं। धूरी का एक अपना वोट बैंक है, कितना उनके साथ आएगा पूरी दिल्ली में पता नहीं। लेकिन बनिया कम्युनिटी अगर केजरीवाल साहब के साथ आ गई, कोई नहीं हरा सकता। इसलिए उन्होंने फिर एक दांव ये चला है कि मैं बनिया हूं। तो धर्म का कार्ड आ गया दुर्गेन जी, जाति का कार्ड आ गया, एजेंडे तो वही है। उन्होंने कुछ चीजों के लिए माफी मांगी है, कुछ चीजों के लिए गोलमोल कर दिया है, कभी बात ही नहीं करते हैं उन सब चीजों की। और नेक्स्ट एजेंडा उन्होंने कह दिया, अब मैं बेरोजगारी पे काम करूंगा, मेरी प्रायोरिटी है। तो ये सारी चीजों में एक कदम वो आगे मुझे कम से कम दिख रहे हैं, जैसा कि दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए, बाकी जगहों में नहीं, कि केजरीवाल भी वायदे करने में पीछे नहीं है, बहुत अच्छी तस्वीर दिखाने में पीछे नहीं, जैसे तमाम पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं। सभी पार्टियां वही सारी चीजें फ्रीबीज दे रही हैं, सभी पार्टियां उसके अलग कुछ नहीं है, उससे अलग उनके एजेंडे में कुछ नहीं है। तो फिर वही होता है कि जिसने पहल की, ज्यादा कन्विंस आदमी उसी से होता है। केजरीवाल अपनी रैलियों में कहते भी हैं इस बात को कि भाई जब सब कुछ केजरीवाल ही वाला करना है तो फिर केजरीवाल को क्या हो भाई, फिर तो केजरीवाल ही अच्छा है, वो खुद कहते हैं इस बात को। बिल्कुल। और दूसरा, उनके खिलाफ जो जांचें हो रही, तमाम चीजें हो रही, आम जनमानस सब मालूम है उसको कि अगर
भ्रष्टाचार नहीं है तो ये पॉलिटिकल पार्टियां कैसे फल फूल रही हैं। भ्रष्टाचार सभी पॉलिटिकल पार्टियों में है, ये सर्वविदित है, मतलब ओपन सीक्रेट है, इसमें कोई अब नैतिकता और वो सब बात नहीं। जिसका खुल जाता है उसका आगे आ जाता है। इतनी बड़ी बड़ी रैलियां आखिर कहाँ से होती हैं? सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए लगता है चुनाव में, कहाँ से आती है? ठीक है, क्या कोई फैक्ट्रियां चल रही है क्या? तो सब चंदा लेते हैं, सब उगाही करते हैं, सब एक ही जैसे पार्टियां हैं। तो ये भ्रष्टाचार का कम से कम डायरेक्ट ये वाला भ्रष्टाचार का एजेंडा किसी के उसमें नहीं है, जब तक डायरेक्ट हमारे आपके हाथ से भ्रष्टाचार का पैसा ना जाए। मतलब हम कोई काम करवाने जाए, हमसे भ्रष्टाचारी पैसा लें, वो इम्पैक्ट करता है। उसी को लेकर हल्ला भी मचता है, उसी को लेकर हल्ला ही मचता है और भौकाल भी बनाते हैं, डायरेक्ट उसके भुक्तभोगी होते हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टियां कहां से पैसा लाती, सब फॉर्च्यूनर में घूमते हैं, सब बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, सबको पता होता है कि तनख्वाहें तो है नहीं, इतनी सरकार देती नहीं है, तो कहां से आता पैसा? तो भ्रष्टाचार में सब एक जैसे हैं। अब यही बात है, कन्विंस कर ले जाना और अपनी तिकड़मबाजी भिड़ा के किस तरीके से कौन पार्टी कन्विंस कर ले, ये बड़ा मुद्दा है। रियल मुद्दे दुर्गेश जी फिलहाल अब पॉलिटिक्स में देखने को खास तौर पर मिल नहीं रहे। जी जी, बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। और अगर महेंद्र सिंह की बातों को पूरी तरह मान लिया जाए तो केजरीवाल एक कंप्लीट पैकेज हैं। चुनाव जीतने के लिए जो कुछ करना चाहिए उन्होंने सब कुछ कर दिया। चुनौती डॉक्टर हिमांशु और उनकी पार्टी के सामने है कि भाई हर 4 विधानसभाओं के नेता हैं आपके पास। अभी जिस तरीके से चुनाव केंद्रीय नेताओं के दम पर ही होगा या बाहर से आए, योगी जी चले जाएंगे, अन्य लोग चले जाएंगे, इसका तो असर हिमांशु जी कहीं ना कहीं पड़ता ही होगा। मतलब ऑन स्क्रीन भले ही आप ना कहें, लेकिन जो कंपैक्ट रूप से एक पार्टी दिखती है, उसके पूरा कंप्लीट पैकेज है, सब कुछ उस पार्टी में है। तो केजरीवाल इस बात को खुद कहते हैं कि भैया जब सब कुछ केजरीवाल जैसा ही करोगे, नया क्या दो आपके पास, तो फिर केजरीवाल क्यों नहीं? ये सवाल तो कर रहे हैं वो हिमांशु जी। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि केजरीवाल को आपने कंप्लीट पैकेज बोला, पर क्या केजरीवाल जी सीएम बन सकते हैं? अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लियरेंस दिया ही नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर का पद नियुक्ति उनकी हो सकती है। ना वो कोई फाइल साइन कर सकते हैं, ना वो सीएम ऑफिस जा सकते हैं, ना वो सेक्रेटरीट जा सकते हैं। तो उनका सीएम फेस बनने का तो प्रश्न उठता ही नहीं है। और इस बात का खुलासा किसने किया है? संदीप दीक्षित जी, जो कांग्रेस के, उन्होंने खुद किया है। जो पहले हाथ मिलाते थे अब दुश्मन हो गए, पता नहीं क्यों, थोड़े दिन के लिए हुए हैं, क्योंकि 4 जुलाई तक तो दोस्त थे। 6 जुलाई को कांग्रेस ने मटका फोड़ो यात्रा, केजरीवाल के पुतले जला दिए। तो ये जो मुद्दा है, तो केजरीवाल का तो इलेक्शन का और चीफ मिनिस्टर बनने का तो बात ही नहीं है। दूसरा, हमारे भाई साहब जो है मॉडल की बात बता रहे थे कि बनिया है तो उनका मॉडल बढ़िया है। तो उनका मैं मॉडल बता देता हूं आसान शब्दों में कि इनका मॉडल है केंद्र से भीख मांगना। आप देखिए 2014 में 0.48% जीडीपी जो था देश का, वो दिल्ली लेती थी। अब ये हो गया, केजरीवाल ने भीख मांग मांग के फ्री भी दे दे के 1.2% जीडीपी जो है पूरे देश का वो लेने लगी है। उसके बाद भी, एक्स्ट्रा रुपया लेने के बाद भी, जल बोर्ड जो है आज तक पूरे 1958 से लेके आज तक ऑल टाइम लोएस्ट में गया है। ये पैसा कहां जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? तीसरा, जो अभी एनएसएस फंड से 10,000 करोड़ रुपए उधार लिए हैं। तो ये जो मॉडल है, जो उधार लेके लोगों में बांट रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जो दिल्ली जो है पूरी तरीके से इसकी इकोनॉमी चरमरा जाएगी। ठीक है हिमांशु, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आपका बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और इस पर छोटा छोटा रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि वक्त नहीं, कार्यक्रम खत्म करेंगे। जल्दी से बताइए भाई, वो कह रहे हैं कि दिल्ली को आप भिखारी बना देंगे, जल्दी से कट टू कट। फकरे आजम, मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने ये बोला कि दिल्ली के लिए भिखारी, तो यहाँ दिल्ली की जनता को इन्होंने भिखारी बता दिया कि दिल्ली की जनता। मैंने दिल्ली की जनता को नहीं बताया, मैंने आम आदमी पार्टी को बताया। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल भिखारी। अरे आपके पास जवाब तो होता नहीं, घुमाने फिराने पे आ जाते हैं। जवाब दीजिए, जवाब दे रहा हूँ। अगर केजरीवाल जी अगर आपसे जिनसे पैसा मांगते हैं तो उनका ये मौलिक अधिकार है कि जनता दिल्ली की टैक्स नहीं देती, दिल्ली की जनता टैक्स देती है तो आप जो देना पड़ेगा। जबकि हमारा जो जीएसटी का पैसा है आपने रोक के रखा हुआ है। अरे भाई, वो जल बोर्ड का पैसा कहाँ जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? वो भी तो जनता दे रही है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? दिल्ली की जनता को सुविधा मिल रही है, पूरी जल बोर्ड का काम ठीक है। फकरे आजम, हिमांशु, ठीक है, अब वक्त नहीं है। सीधे कांग्रेस पार्टी के नेता विजय कौशिक, एक छोटा सा रिएक्शन जल्दी से। विजय कौशिक,
ठीक है, ओके। विजय कौशिक, एक छोटा सा रिएक्शन, विजय कौशिक जल्दी से, छोटी टिप्पणी। ठीक है, फखरे आजम, ओके, मैं ये कहना चाहता हूँ, फखरे आजम, ठीक है, आ गई बात भाई। विजय कौशिक जल्दी बोलिए। ठीक है, हिमांशु और फखरे आजम बोलिए। बेवकूफ बनाना चाहते हैं दिल्ली की जनता को केजरीवाल, और जनता को ये समझना होगा कि जिसने सफाई का वादा किया, आज पूरी दिल्ली को उसने गंदगी के ढेर में तब्दील कर दिया। आज भी वो कूड़े के पहाड़ नहीं हटे हैं। आज भी यमुना का पानी पहले से ज्यादा जहरीला हो गया है। रोजगार लोगों को मिलना चाहिए था, दिल्ली की जनता को रोजगार देने के लिए। ठीक है विजय कौशिक। मनीष शर्मा, एक छोटी सी टिप्पणी। दिल्ली के चुनाव को आपने तो बता ही दिया कि एक अलग मोड़ पर है, एक अलग उस पर चल रहा है, लेकिन जो केजरीवाल मॉडल है, क्या आप उतनी ही सफलता इसको देख रहे हैं जैसे पहले इसको मिलती थी? जी, मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, इस दौर में ये जो आप देखेंगे कि 10 साल बहुत होता है किसी सरकार के लिए, तो एक एंटी इनकम्बेंसी का भी बड़ा सवाल है दिल्ली में। और इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये बात 20 वाला नहीं होने जा रहा है, ये बात बदल रही है। इसलिए आप देखेंगे कि वो जो लहर केंद्रित या सनसनी फैल जाती थी, कोई एक बात निकालते थे, कोई एक मुद्दा छोड़ते थे केजरीवाल, और उस पर चौतरफा बहस हुआ करता था, उस पर सारे लोगों को बोलना पड़ता था। बात इस बार बदल गई है। इस बार कोई बहुत, आप देखेंगे कि कोई ऐसा मुद्दा सेंटर में नहीं है, कोई ऐसा नेता सेंटर में नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि लो प्रोफाइल चुनाव होने जा रही है, एंटी इनकम्बेंसी भी है। इसीलिए वो जो कोई बात कर रहे हैं, जो वो जितनी दूर तक पहले पहुंचती थी, वो उतनी दूर तक नहीं जा रही है। धन्यवाद। एक 15 सेकंड का रिएक्शन, अंतिम टिप्पणी महेंद्र सिंह। दुर्गेन जी, एक और बात जानना चाहिए दर्शकों को कि दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी डायरेक्ट सत्ता में है। एमसीडी में सालों साल, दशकों तक बीजेपी सत्ता में थी। जो डीडीए होता है यहाँ पर, जो डेवलपमेंट का काम देखता है, वो केंद्र सरकार के हाथ में होता है। इसके अलावा जो राजधानी क्षेत्र है, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के तमाम जिम्मेदारियां केंद्र सरकार के हाथ। तो ये दोनों पार्टियां, अगर डेवलपमेंट दिल्ली का नहीं हुआ तो ये दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। इसके पहले कांग्रेस बड़ी सत्ता में थी, लेकिन बीजेपी तो हाल तक सत्ता में है, अभी भी सत्ता में। तो दोनों पार्टियों से लोग यहाँ पर हिसाब मांगेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह, डॉक्टर हिमांशु, फखरे आजम, विजय कौशिक, मनीष शर्मा और तमाम दर्शक जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा, हमें अपना आशीर्वाद और स्नेह दिया। महेंद्र सिंह ने बड़ी पते की बात कही कि भले ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को कह रही हो कि भाई आपने गड़बड़ कर दिया, लेकिन सत्ता में तो दोनों हैं। आम आदमी पार्टी की सत्ता प्रत्यक्ष है और भारतीय जनता पार्टी की परोक्ष रूप से केंद्र सरकार के जरिए बहुत सारे जो दायित्व हैं वो केंद्र सरकार के हैं। और केजरीवाल इसी बात को लेकर बीच बीच में कहते रहते हैं कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो दिल्ली का दंगल ज़बरदस्त हो गया है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन 5 फरवरी को लोग क्या केजरीवाल मॉडल को पसंद करके वोट डालेंगे, या फिर जो बाकी दल हैं उनके जो मॉडल उन्होंने पेश किए हैं जनता के सामने, उस पर भरोसा करेंगे? नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।